नमस्कार दोस्तों। CDS 2 2022 जो कि आज ही हुआ है पेपर कंडक्ट, उसके क्वेश्चंस की एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग। तो हिस्ट्री के वीडियोस मैंने कवर किए, अब नाउ पॉलिटी पर बात करते हैं। हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो नेक्स्ट सेपरेट वीडियो में करेंगे। फिलहाल पॉलिटी के क्वेश्चन देखते हैं। सबसे ईजी सेक्शन, सारे के सारे ही क्वेश्चन डुएबल थे पॉलिटी के। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आप कह सकते जो टफ आया हो। ज़्यादातर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पर बेस्ड थे। इसी क्वेश्चन को देख लीजिए। आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, सही कथन पूछा गया है। पहला कहा जा रहा है अंडर आर्टिकल 21A में जो स्टेट है वो प्रोवाइड करेगी फ्री और कंपलसरी एजुकेशन हर चिल्ड्रेन को जिनकी एज 11 ईयर तक है। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। ये आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। हमें पता होना चाहिए कि 86वें संविधान संशोधन 2002 में अंडर आर्टिकल 21A को जोड़ा गया, जिसके तहत बात की गई कि जो राइट टू एजुकेशन है उसे फंडामेंटल राइट्स बनाया गया 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। ठीक है, तो ये बात गलत है। 11 साल नहीं 14 साल है। और इस क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ही पूछा गया। दोस्तों वैसे तो कोई ऐसा पेपर ना हो जहां ये ना पूछा गया हो राइट टू एजुकेशन एक्ट के बारे में। तो ये देखिए EPFO में भी पूछा गया कि राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की जो बात है वो किन एज ग्रुप के लोगों को प्रोवाइड की जाती है, 6 से 14 साल के लोगों के बीच। ये पर आप देख सकते हैं ये CDS 2017 का क्वेश्चन है। ये भी देखिए वही क्वेश्चन पूछा गया आपसे राइट टू एजुकेशन के बारे में। 6 से 14 साल के जो बच्चे होते हैं उन्हें फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाती है। इसके अलावा जो इस प्रोविज़न है उसे राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के द्वारा कहा गया कि क्वालिफाइड टीचर्स और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोविज़न किया जाएगा। इसके बाद ये कहा गया कि क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी बिना किसी भेदभाव के आर्थिक, सामाजिक और कल्चरल बैकग्राउंड के आधार पर। ये आई थिंक आपको भी ऑलरेडी पता होगा, बहुत ही ईजी स्टेटमेंट है। तो ये हमारा गलत है, हमसे करेक्ट पूछा गया। सेकंड देखिए, एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन हैज़ गॉट एब्सोल्यूट पावर्स अंडर आर्टिकल 26 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर ऑफ रिलीजन। यानी धर्म से संबंधित मुद्दे पर अनुच्छेद 26 के अंदर हर रिलीजियस डिनोमिनेशन को एब्सोल्यूट पावर दी गई है कि वो अपने अफेयर्स को मैनेज कर सके। क्या आपको लगता है कि एब्सोल्यूट पावर दी जाएगी? क्या इसमें किसी प्रकार की एक्सेप्शन नहीं होगी? अदरवाइज फिर ये तो रिलीजियस आप कह सकते हैं ये एक्सेसिव पावर है और इस तरह की इंडिया में कोई प्रोविज़न नहीं देखी जाती है। ये बेयर कॉन्स्टिट्यूशन है। आपने भी इसे पढ़ा होगा लक्ष्मीकांत के अंदर, क्योंकि बहुत ही, जैसे मैंने आपको हर बार कहा है, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़ और DPSP, इन तीनों से अकेले पॉलिटी के अंदर 25 to 30% क्वेश्चन, अगर आप पार्लियामेंट को जोड़ ले तो 50% क्वेश्चन इन्हीं 4 टॉपिक से आते हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऑलरेडी बहुत बार इस टॉपिक से क्वेश्चन भी पूछा गया। आर्टिकल 26 में देखिए रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने की फ्रीडम दी गई है, लेकिन इट इज़ सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरलिटी एंड हेल्थ। कहने का अर्थ यह है कि पब्लिक ऑर्डर में, मोरलिटी में और हेल्थ में, इन 3 चीज़ों को लेके एक्सेप्शन देखने को मिलती है। इसके अलावा राइट दिया गया हर रिलीजियस डिनोमिनेशन को कि वो एस्टेब्लिश कर सके और मेंटेन कर सके रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस के लिए अपने इंस्टीट्यूशन को। इसके अलावा रिलीजन के मैटर में वो अपने अफेयर्स को खुद मैनेज कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ को एक्वायर करके रख सकते हैं, इमूवेबल हो या फिर मूवेबल प्रॉपर्टी हो। इसके अलावा सच प्रॉपर्टी को एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं, लेकिन अगेन यहाँ पे एक्सेप्शन है, इट इज़ सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरलिटी एंड हेल्थ। यानी हेल्थ, मोरलिटी के खिलाफ जाकर के कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन अपने डिनोमिनेशन को सेटअप नहीं कर सकती। ये हमने देखा एब्सोल्यूट पावर नहीं दी गई है, ये भी गलत है, हमसे करेक्ट पूछा गया है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ओनली रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज फाइंड मेंशन इन आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन रेफरेंस टू द राइट टू एस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। यानी अनुच्छेद 30 में केवल रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज का जिक्र मिलता है, फाइंड मेंशन। ठीक है, और इन्हें पावर है कि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को अपने अकॉर्डिंग सेटअप कर सकते हैं। ये बात देखिए बिल्कुल सही है, अभी PYQs में भी मैं आपको दिखाऊंगा। और चौथा देखिए, पार्लियामेंट कैन नॉट एम्पावर नहीं कर सकती कानून बना करके भी सुप्रीम कोर्ट के अलावा दूसरे कोर्ट को पावर देने की कि वो रिट इशू कर सकें। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, रिट्स पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है और बहुत ही डिटेल में मैंने स्टार्टिंग में ही, अभी भी आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, उसमें मैंने UPSC के द्वारा पूछे गए रिट्स पर सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं। और वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि पार्लियामेंट अगर चाहे तो बाय लॉ आर्टिकल 32 के क्लॉज 2 के अंदर उनके पास ये पावर है पार्लियामेंट के पास कि
कि वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा किसी अन्य कोर्ट को रिट इशू करने की पावर दे सकते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स अभी तक ऐसा नहीं किया गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ही अभी अंडर आर्टिकल 32 एंड अंडर आर्टिकल 226 रेस्पेक्टिवली रिट इशू करने की पावर है। तो ये बात यहाँ पे गलत है क्योंकि पार्लियामेंट एम्पावर कर सकती है अन्य कोर्ट को भी। लेकिन हमसे यहाँ पे करेक्ट पूछा गया था, तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन सी। ये अगेन बेयर कॉन्स्टिट्यूशन है, मैं हमेशा इसे ही रेफर करता हूँ आर्टिकल्स के लिए। आर्टिकल 30 में देखिए माइनॉरिटीज़ के पास ये राइट है कि वो एडमिनिस्टर कर सके, इस्टेब्लिश कर सके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को। अब दो तरह के माइनॉरिटीज़ की बात की गई है हमारे संविधान में। हालांकि माइनॉरिटीज़ वर्ड को डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन दो तरह के माइनॉरिटीज़ यानी रिलीजियस बेसिस पे और लिंग्विस्टिक बेसिस पे दो तरह के माइनॉरिटीज़ की बात की गई है। इनके पास ये राइट होगा कि वो इस्टेब्लिश कर सके और एडमिनिस्टर कर सके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को अपने चॉइस के अकॉर्डिंग। ये क्वेश्चन देखिए यूपी पीसीएस 2019 में पूछा गया। आपसे कहा गया कि आर्टिकल 30 में माइनॉरिटीज़ वर्ड को नहीं डिफाइन किया गया। ये तो बात सही है, माइनॉरिटीज़ वर्ड को डिफाइन तो नहीं किया गया। इसके पीछे का रीज़न दिया गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को डिफाइन करती है, इसलिए माइनॉरिटीज़ को नहीं डिफाइन किया गया। क्या इसका ये करेक्ट रीज़न है? आप खुद सोचिए। पहले में कहा जा रहा है माइनॉरिटीज़ को नहीं डिफाइन किया गया, दूसरे में कहा जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को रिकॉग्नाइज करती है। तो ये तो उल्टी बात है ना आपस में, तो ये इसका डेफिनेशन नहीं है। बाकी दोनों बातें इंडिविजुअली करेक्ट हैं। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी कि दोनों बातें सही है, लेकिन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये नहीं है। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि इंडिया में अगर आप देखें तो आर्टिकल 30 में दो तरह के माइनॉरिटीज़ की बात की गई है, लिंग्विस्टिक और रिलीजियस, यानी भाषाई और धार्मिक आधार पर लिंग्विस्टिक ग्रुप की बात। वैसे ये क्वेश्चन सिविल सर्विसेज में काफ़ी पहले पूछा गया है कि हमारे भारत संविधान में किन तरह के रिकॉग्निशन दी गई है माइनॉरिटीज़ को। तो दो तरह के, पहला रिलीजियस, दूसरा लिंग्विस्टिक, दो तरह के माइनॉरिटीज़ को रिकॉग्नाइज किया गया है। ये सिविल सर्विसेज 1999 का क्वेश्चन है। इसके अलावा इस तरह का क्वेश्चन आप CAPF 2017 में भी देख सकते हैं। आपको करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया था भारतीय संविधान के संदर्भ में। माइनॉरिटी स्टेब्लिश कर सकती है और एडमिनिस्टर कर सकती है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को। हमें पता ही है आर्टिकल 30 के अंदर ही नहीं पावर दी गई है माइनॉरिटीज़ को, दो तरह के माइनॉरिटीज़ की बात की गई है। तो फर्स्ट तो बिल्कुल करेक्ट है, हमसे करेक्ट ही पूछा गया था, तो हमारा आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए होगा। दूसरा देखिए, क्या लिंग्विस्टिक, एथनिक और रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की बात करता है अनुच्छेद 30? हमें पता है कि सिर्फ और लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की बात करता है। एथनिक माइनॉरिटी वर्ड का जिक्र नहीं मिलता हमारे आर्टिकल 30 में, तो ये बात गलत है। तीसरा देखिए, एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन हैज़ अनफेटर्ड राइट टू स्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस। तो अभी हमने बात की कि हर रिलीजियस डिनोमिनेशन को अनफेटर्ड राइट नहीं दी गई है, बल्कि पब्लिक हेल्थ, मॉरलिटी, इन आधार पर ये इट इज़ सब्जेक्ट टू, ठीक है, यानी इन चीज़ों में एक्सेप्शन है। ये इन चीज़ों के खिलाफ जाकर के माइनॉरिटी रिलीजियस डिनोमिनेशन को एस्टेब्लिश करने की पावर नहीं दी गई है अपने इंस्टीट्यूशंस को। तो ये बात पता है हमें गलत है, क्योंकि यहाँ पे अनफेटर्ड राइट यानी आप कह सकते हैं कि बिना किसी बंधन के अधिकार की बात की गई है। तो ऐसा नहीं है, कुछ एक्सेप्शन है, तो ये भी गलत है। चौथा देखिए, एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश बाय रिलीजियस माइनॉरिटी लॉसेस इट माइनॉरिटी स्टेटस ऑन रिसीविंग फाइनेंशियल एड। ऐसा नहीं है, अगर सरकार एड दे तो भी वो माइनॉरिटी स्टेटस का दर्जा उन्हें मिला ही हुआ होगा। बहुत ही आप कह सकते हैं ये गलत स्टेटमेंट है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारे यहाँ पे ऑप्शन ए। तो आप देख रहे हैं, जैसे मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि आपको रिवर्स इंजीनियरिंग टेक्निक लगानी है यूपीएससी के सवालों में, आप बोल सकते हैं कि CAPF 2017 का इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हूबहू हमें पूछ लिया गया है इस अभी CDS 2 2022 वाले क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ भी वही बात की गई है कि हर रिलीजियस डिनोमिनेशन को अनफेटर्ड राइट दिया जाएगा, जो कि यहाँ पे गलत है, और वही चीज़ यहाँ पे भी पूछ लिया गया। देखिए यहाँ पे भी वही चीज़ पूछ लिया गया कि आपके पास एब्सोल्यूट पावर दे दी जाएगी, तो गलत है ये। तो करेक्ट आंसर क्या होगा फिर ऑप्शन सी। क्या ये क्वेश्चन टफ है? मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन टफ मैं इसलिए से नहीं मानूंगा क्योंकि आपको PYQs हर हाल में एनालाइज करके जाना ही चाहिए। पॉलिटी में बहुत ही अच्छा कॉस्ट बेनिफिट रेशियो है, मैंने आपको पहले भी बताया। अगर आप एक बार आर्टिकल्स को अच्छे से समझ लेते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं खूब सारे PYQs करने के बाद, तो आप काफ़ी सारे क्वेश्चन ठीक कर सकते हैं हिस्ट्री और अदर सब्जेक्ट के मुकाबले। तो पॉलिटी में अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो फिर आप इन्हें आसानी से आंसर कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए, अगेन बेहद इजी क्वेश्चन। बाय कैमरल लेजिस्लेचर के बारे में आपको पता होना ही चाहिए। आपको पता होगा कि स्टेट के अंदर, ज़्यादातर स्टेट में इंडिया में अगर हम लोग बात करें तो केवल 6 स्टेट है जहाँ पे बाय कैमरल लेजिस्लेचर देखने को मिलता है, यानी विधानसभा भी है और विधानमंडल भी है, राइट। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है विधानसभा और विधानमंडल किन आर्टिकल से डील करता है। फिलहाल इस क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो इसका ट्रिक क्या है, इसे मैं ऐसे याद रखता हूँ, TB जुकाम,
ठीक है, यही ट्रिक है। तेलंगाना टी फॉर, फिर बी से बिहार, जम्मू कश्मीर। देखिए ये ट्रिक मैंने पहले बनाई थी, ये पहले ही पॉपुलर ट्रिक थी। तो अब तो जम्मू कश्मीर में नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को अब स्टेट का दर्जा नहीं मिला है, अब यूनियन टेरिटरीज है। उसके बाद देखिए ये यू फॉर उत्तर प्रदेश, के फॉर कर्नाटक, ए फॉर आंध्र प्रदेश और एम फॉर महाराष्ट्र। तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन में आंध्र प्रदेश है, जी है, तेलंगाना में भी है, बिहार में भी है और उत्तर प्रदेश में भी। वैसे अगर आप सिर्फ टीबी वाली ट्रिक देखें तो 2 और 3 हमें यहाँ पे ऑप्शन में दिए गए हैं, 2 ही ऑप्शन में, यानी हमारा ए और सी एलिमिनेट हो जाता। 4th हमें पता है उत्तर प्रदेश के अंदर भी जो बाई कैमरल लेजिस्लेचर का प्रोविजन है। तो इजी क्वेश्चन ये है, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। तो ये ट्रिक आप याद रखिएगा, टीबी जुकाम बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर ये पूछा जाता है। अगला सवाल देखिए, मतलब क्या ही कहा जाए, ना जाने कितने दफ़े ये एग्जाम्स के अंदर पूछा गया, आपसे पूछा जा रहा। अभी जो मैंने डिस्कस किया तुरंत ही, आर्टिकल 21A को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा दर्जा मिला? तो 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत इसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में डाला गया। ईयर भी याद रखिएगा, अभी तो ईयर नहीं पूछा गया, बट बहुत बार ईयर पूछा जाता है, तो इसे आप वेरी इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में रख सकते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। एक बात और, ये मैं आपको बता दूं, बहुत बार स्टेट पीएससीज और इवन सिविल सर्विसेज के अंदर ही पूछा गया है। तो हम यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि किस कैटेगरी के अंदर प्रेसिडेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को नॉमिनेट नहीं कर सकते, नॉट अ कैटेगरी पूछा गया। तो मैंने ये बहुत बार डिस्कस भी किया वीडियो में, इसकी ट्रिक भी आपको बताई है, LSSA, या फिर आप इसे किसी और ट्रिक से याद रख सकते हैं। ये क्वेश्चन भी अगेन आई थिंक PYQ ही है। तो कौन कौन सी कैटेगरी है? लिटरेचर हो गई आपकी, साइंस हो गई, सोशल सर्विस हो गई और आर्ट हो गई। स्टेट सर्विस जैसा कोई प्रोविज़न नहीं देखने को मिलता, सोशल सर्विस की बात की जाती है। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ये भी बताया था कि बहुत बार इन कैटेगरीज में, जैसे एक बार पूछ लिया गया था किसी एग्जाम के अंदर कि सचिन तेंदुलकर को किस कैटेगरी में चुना गया, और ऑप्शन थे हमारे पास लिटरेचर, साइंस, स्पोर्ट्स और कौन सा था फिर? लिटरेचर, साइंस, स्पोर्ट्स और आर्ट्स। ठीक है, तो बहुत लोगों को लगने लगा कि मे बी स्पोर्ट्स से चुना गया हो, क्योंकि सचिन तेंदुलकर स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं। तो ऐसा नहीं है, स्पोर्ट्स की कैटेगरी है ही नहीं, उन्हें सोशल सर्विस के तहत चुना गया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और तो करेक्ट आंसर क्या होगा फिर? ऑप्शन डी, क्योंकि नॉट अ कैटेगरी पूछा गया है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। स्टेट की जगह अगर सोशल सर्विस हो जाता तो फिर ये आंसर होता। तो ये तो आपको पता होगा, इजी क्वेश्चन ये अगेन। तो कितने मेंबर्स चुने जाते हैं, कितने मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं, ये भी पता होना चाहिए। राज्यसभा में 12 मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पब्लिक अकाउंट्स कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट इज नॉट करेक्ट? मोस्ट एक्सपेक्टेड था ये, मैंने भी बहुत बार एक्सपेक्ट किया इसे, और मैंने आपको कहा कि पब्लिक अकाउंट कमेटी पे क्वेश्चन फिक्स है। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर PSC 2022 में, हरियाणा सिविल सर्विसेज 2022 में, दोनों में ही पब्लिक अकाउंट कमेटी से सवाल आया। मैंने बहुत ही डिटेल में डिस्कस भी किया, क्योंकि मुझे पता था इससे क्वेश्चन आने ही वाला है, फिक्स्ड है। और टेलीग्राम के अंदर भी मैंने आपको बताया कि इससे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो देखिए क्या है, हमें नॉट करेक्ट पूछा गया। हालांकि ये इजी क्वेश्चन है, क्योंकि जो चेयरपर्सन है कमेटी के, वो मेंबर्स के द्वारा नहीं इलेक्ट किए जाते, लोकसभा स्पीकर के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। इट एग्जामिन द फाइनेंस अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हाँ ये तो बिल्कुल सही बात है, पब्लिक अकाउंट कमेटी का मुख्य कार्य ही यही होता है। और दूसरा देखिए, 15 मेंबर जो हैं वो लोकसभा से चुने जाते हैं। तो मैंने ये आपको बता दिया है कि जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, इसकी कंपोजिशन यूनिक है, 22 है, 15 जो है वो लोकसभा से और 7 जो है वो राज्यसभा से होते हैं। और तीसरा देखिए, जो चेयरपर्सन, ये तो मैंने बता ही दिया, ये गलत है, लोकसभा के स्पीकर के द्वारा चुना जाता है, अपॉइंट किया जाता है, तो ये भी यहाँ पे गलत है। चौथा देखिए, इन केस अ मेंबर ऑफ एनी अदर कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड टू द पब्लिक अकाउंट कमिटी, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा डिसाइड्स वेदर ही शुड कंटिन्यू टू बी अ मेंबर ऑफ अ फॉर्मर कमिटी। यानी अगर इन केस, अगर एक मेंबर को मेंबर ऑफ एनी अदर कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट, यानी अगर गवर्नमेंट के द्वारा किसी अदर कमेटी के मेंबर को पब्लिक अकाउंट कमेटी का दर्जा, पब्लिक अकाउंट कमेटी के अंदर शामिल किया जाता है, तो लोकसभा स्पीकर के हाथों में ये पावर होती है कि वेदर वो उन्हें मेंबरशिप प्रदान करें या नहीं। बिल्कुल सही बात है, ये लोकसभा स्पीकर के हाथों में पावर होगी कि अगर कोई मेंबर पब्लिक अकाउंट कमेटी का ऑलरेडी किसी अन्य कमेटी का मेंबर है, तो लोकसभा स्पीकर के हाथों में ये पावर होगी कि उन्हें सदस्यता दी जाए या नहीं। ये भी बात बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा गया था।
दोस्तों हाल ही में मैंने आपको यूपीएससी सीआईएसएफ एसी 2022 के क्वेश्चंस करवाए हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने जानबूझ के ये करवाया क्योंकि मुझे पता है कि ज़रूर ही क्वेश्चन रिपीट होंगे। तो आप यहाँ पे देखिए, आपसे क्या पूछा गया था। आपसे पूछा गया है कि जो पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरपर्सन होंगे उन्हें किनके द्वारा अपॉइंट किया जाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्पीकर ऑफ लोकसभा के द्वारा। तो देखा आपने कि इसी क्वेश्चन को रिवर्स इंजीनियरिंग टेक्निक का प्रयोग करके किस तरह से सीडीएस 2022 में पूछा गया। अब ये क्वेश्चन बहुत ईजी तो आप नहीं कह सकते क्योंकि स्टेटमेंट्स काफ़ी लेंदी है, बट अगर आप ये क्वेश्चन करके जाते तो आप इसे काफ़ी आसानी से कर देते। अभी हमने देखा कि जो कमेटी के चेयरपर्सन उन्हें कौन अपॉइंट करते हैं, लोकसभा स्पीकर, ना कि मेंबर्स के द्वारा इलेक्ट किया जाता है। अगला सवाल देखिए, बाइकैमरलिज्म के स्ट्रेंथ या फिर बेनिफिट के बारे में पूछा गया कि कौन सा सही नहीं है, नॉट करेक्ट। तो सेकंड चैम्बर चेक करता है फर्स्ट चैम्बर को और मेडिटेरेनियन रूल से बचाता है। बिल्कुल सही बात है। सेकंड चैम्बर का एक प्रयोग तो ये हो सकता है, जैसे अगर बहुत लोगों ने हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, बहुत हमारे रिनाउंड कॉन्स्टिट्यूएंस मेंबर्स ने ये कहा कि राज्यसभा को अबोलिश कर देना चाहिए, इसकी कोई नीड नहीं है, लेकिन फिर हमें फाइनली इसे रखा गया क्योंकि ये मेजोरिटेरियन रूल को प्रिवेंट करता है। दूसरा, एग्जीक्यूटिव के पावर को ये चेक करता है। तीसरा, सेकंड चैम्बर भी कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड के जैसा भी एक्ट कर सकता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी होगा। अच्छे से पढ़ लेते हैं। इट ऑफन एक्ट्स एज अ चेक ऑन डेमोक्रेटिक रूल पार्टिकुलरली वेन देयर मेंबर आर नॉन इलेक्टेड और इनडायरेक्टली इलेक्टेड। आप खुद सोचिए, पहले तो कह दिया गया कि ये डेमोक्रेटिक रूल पर चेक करेगा। दूसरा कहा गया जब ये नॉन इलेक्टेड हो और इनडायरेक्टली इलेक्टेड हो, तो क्या कोई इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर या फिर जिन्हें ना इलेक्ट किया गया हो जनता के द्वारा, और अगर वो मेंबर बन के आ रहे हैं तो वो फिर डेमोक्रेटिक रूल को कैसे चेक करेंगे? क्योंकि डेमोक्रेटिक यानी प्रजातंत्र का अर्थ ही ये होता है कि मेंबर्स को इलेक्ट किया जाए चुनाव के द्वारा, चुनाव हो जाने के बाद उन्हें पार्टिसिपेट मेंबर्स को किया जाए। तो ये बात यहाँ पे गलत है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ये कोई बेनिफिट नहीं है। अगला सवाल देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि किस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल सबसे ज़्यादा बार लगाया गया है, मोस्ट नंबर ऑफ टाइम? बिहार, कर्नाटक, मणिपुर या पंजाब? फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर आपको पता है तो इसे आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं। आइए चलते हैं फिर लक्ष्मीकांत बुक की ओर। ये टेबल 16.2 देखिए, यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल के इम्पोजिशन की बात की गई कि किस राज्य में कितनी बार लगाया गया। बिहार में देखिए 8 बार, और उत्तर प्रदेश में आई थिंक उत्तर प्रदेश में अभी मिला करके 10 बार हो गया, और नागालैंड में देखिए 4 बार, मिज़ोरम, मेघालय, मणिपुर में देखिए सबसे ज़्यादा बार 10 बार लगाया गया है। इसके अलावा पंजाब में 8 बार है, और उत्तर प्रदेश जैसा कि मैंने कहा 9 बार यहाँ पे बताया जा रहा है, बट अभी टोटल 10 हो गए। हमने यहाँ पे देखा कि मणिपुर में सबसे ज़्यादा बार 10 बार लगाया गया है, बिहार में आई थिंक 9 हो गए हैं, और पंजाब तो हमने देखा ही 8 बार। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, यहाँ पे मणिपुर में सबसे ज़्यादा बार प्रेसिडेंट रूल लगाया गया। तो इसलिए ये चीज़ें आपको देखिए, अभी यहाँ पे पूछा गया सबसे ज़्यादा बार लगाया गया, बहुत बार आपसे पूछा गया है कि प्रेसिडेंट रूल सबसे पहली बार कहाँ लगाया गया, पंजाब के अंदर। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, और ये लक्ष्मीकांत बुक से ईजिली सॉल्वेबल हैं। ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन से पहले इस ऑप्शन को देख करके मुझे सिविल सर्विसेज 2022 के क्वेश्चन पेपर की याद आ गई। वहाँ पे भी इसी तरह पूछा जा रहा था आपसे कि कितने पेयर्स करेक्ट हैं या कितने ऑप्शंस करेक्ट हैं। तो आपसे पूछा गया हाउ मेनी ऑफ देम वर द स्पीकर ऑफ लोकसभा, यानी आपको जो नाम दिए गए हैं 4, इनमें से आपको बताना है कि कितने लोग जो यहाँ पे हैं वो लोकसभा के स्पीकर हैं। यहाँ पे हमें M.A. अयंगर जी दिए गए हैं, G.S. ढिल्लो हैं, बलराम जाखड़ है, और P.A. संगमा है। तो ये सवाल आई थिंक सिविल सर्विसेज में काफ़ी पहले पूछा गया, इसी टाइप का था। वो रवि रे और बलराम जाखड़, इन लोगों का नाम दिया गया था और पूछा गया था कौन कौन लोकसभा के स्पीकर हैं। तो डायरेक्टली चेक कर लेते हैं सबसे पहले इसे। ये देखिए दोस्तों, हम सबको पता है कि फर्स्ट लोकसभा स्पीकर कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर जी, GV मावलंकर जिन्हें हम कहते हैं। सेकेंड भी याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है, अनंत सयानम अयंगर जी है। थर्ड में हुकुम सिंह है। उसके बाद फोर्थ नीलम संजीव रेड्डी, जो कि आगे चल के हमारे देश के राष्ट्रपति बने, निर्विरोध राष्ट्रपति। तो मैंने आपको यही बताया है कि बहुत बार ये भी पूछा जाता है कि कौन से लोकसभा स्पीकर आगे चल के राष्ट्रपति बने। उसके बाद G.S. ढिल्लो हो गए, गुरदयाल सिंह ढिल्लो, बलीराम भगत, ये नाम आपको याद रखना है। उसके बाद K.S. हेगड़े, बलराम जाखड़, रवि रे भी काफ़ी फेमस अगेन, शिवराज पाटिल हो गए, P.A. संगमा, G.M.C. बाला योगी। और इसके बाद हम लोग आगे चले तो देखिए मनोहर जोशी हो गए, सोमनाथ चटर्जी, मीरा कुमार और सुमित्रा महाजन, और अभी हमारे ओम बिड़ला जी हैं।
हमने यहाँ पे देखा कि अनंत स्वामी अयंगर जी जो है वो फर्स्ट डिप्टी लोकसभा स्पीकर, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट डिप्टी लोकसभा स्पीकर थे और हमारे सेकंड लोकसभा स्पीकर थे। ठीक है, अनंत स्वामी अयंगर फर्स्ट हो गए। और गुरदयाल सिंह ढिल्लो भी हमने देखा। बलराम जाखड़ के बारे याद रखिए, लॉन्गेस्ट सर्विंग लोकसभा स्पीकर हैं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है और ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है कि लॉन्गेस्ट सर्विंग लोकसभा स्पीकर कौन है, बलराम जाखड़ जी। और पीए संगमा तो हमें पता ही है, तो चारों ही लोग जो है वो लोकसभा स्पीकर रह चुके हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन डी 4। अगला प्रश्न देखिए, स्केड्यूल दिया गया है हमारे संविधान का और कंटेंट पूछा गया है। तो फर्स्ट स्केड्यूल में क्या ओथ की बात की गई? नहीं, ये ट्रिक आपने, अगर बहुत सारी ट्रिक से भी इसे याद किया जाता है, मैंने भी इसके लिए एक ट्रिक याद रखी है। एसपी की, इसे एक सॉन्ग की तरह याद रखा हुआ है मैंने, वो बहुत पॉपुलर ट्रिक है। एसपी की शपथ लेकर राज्यसभा प्रतिनिधि, इस तरह से वो चलता है। तो फर्स्ट वाला देखिए स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की बात करता है। सेकंड जो है पैसा यानी एम्यूलमेंट्स की बात करता है। थर्ड में ओथ्स वगैरह की बात की गई है। तो ये थर्ड स्केड्यूल है। अगर आप चाहेंगे तो वो ट्रिक मैं आपको शेयर भी कर दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पे। तो थर्ड स्केड्यूल है और ना कि ये फर्स्ट स्केड्यूल है। थर्ड में क्या कहा गया है, एलोकेशन ऑफ सीट इन लोकसभा, ये तो बहुत बार यूपीएससी सिविल सर्विस में भी पूछा गया है। फोर्थ स्केड्यूल में सीट्स के एलोकेशन की बात की गई है। और फिफ्थ स्केड्यूल हमें पता है प्रोविजन है रिलेटेड टू स्केड्यूल एरिया, हाँ ये बात तो सही है, फिफ्थ स्केड्यूल का ये पार्ट है। नाइन्थ स्केड्यूल में क्या कहा गया है, प्रोविजन रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया, नहीं, नाइन्थ स्केड्यूल में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज नहीं है, जमींदारी लॉज वगैरह को रखा गया नाइन्थ स्केड्यूल में, तो ये भी बात यहाँ पे गलत है। तो हमसे पूछा गया कितने पेयर करेक्टली मैच हैं, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो सेकंड जो है वो ही पेयर सिर्फ सही है। ये सेकंड यहाँ पे गलत है और फर्स्ट भी गलत है, फोर्थ भी गलत है, सिर्फ थर्ड पेयर यहाँ पे सही है, फिफ्थ स्केड्यूल वाला, जो कि स्केड्यूल एरिया और स्केड्यूल ट्राइब से डील करता है। तो यहाँ पे एक ही पेयर सही है, तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा, सिर्फ वन पेयर सही है। दोस्तों ये देखिए, इसी से मिलता जुलता सवाल जम्मू कश्मीर पीएससी 2022 में पूछा गया, जिसकी मैंने पूरी एनालिसिस करवाई। तो जैसा कि मैं आपको हमेशा कहता हूं कि आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, उस रिसेंट में आपको एग्ज़ाम्स में आए हुए सवाल ज़रूर देखने हैं। तो ये देखिए क्या पूछा गया था, आपसे पूछा गया था कि स्केड्यूल दिया गया था और उसी तरह का कंटेंट दिया गया और पूछा गया था कि कितने पेयर यहाँ पे करेक्टली मैच हैं। तो स्केड्यूल 3 हमें पता है, हाँ, ओथ्स अफर्मेशन से डील करता है। स्केड्यूल 4 में राज्यसभा में सीटें अलॉट की गई। स्केड्यूल 5 नहीं, स्केड्यूल 7 में शक्तियों का विभाजन है, डिवीजन ऑफ पावर है। और यहाँ पे स्केड्यूल 8 में लैंग्वेजेस की बात की गई। तो हमारे यहाँ पे 3 जोड़ियाँ सही थी, थर्ड वाला सिर्फ गलत था। तो इसका करेक्ट आंसर था 3 पेयर्स। तो यहाँ अगर आप इस क्वेश्चन को करके जाते तो अगेन आप इसे रिवाइज कर लेते। तो रिवाइज करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि जो पास्ट ईयर में रिसेंट में जो पेपर पूछे गए उनके PYQs आप अच्छे से करें। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं उसी टाइप का सवाल था, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ स्केड्यूल, इन चीज़ों का कंटेंट दिया गया और पूछा गया कितने करेक्टली मैच हैं। तो इसलिए PYQs यहाँ से प्रूफ होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड इलेक्शन कमीशन के द्वारा किस साल स्टार्ट किया गया? ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है 1993। देखिए जो TN सेशन है, बहुत ही फेमस नाम है इलेक्शन कमीशन की फील्ड में, हम सब ने सुना है। इन्हीं के टाइम पे ये स्टार्ट किया गया और जिसे हम लोग आम भाषा में वोटर ID कार्ड कहते हैं, इसकी स्थापना की गई, इसकी स्टार्टिंग की गई ताकि जो गलत तरीके से जो फर्जी वोटिंग की जा रही थी उसे रोका जा सके। तो ये अगेन आपको बेसिक बुक्स के अंदर ये कवर्ड मिल जाएगा, जहाँ पे भी इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन के सुधार से संबंधित बातें की जाती हैं। ये देखिए हमने एग्जाम से पहले ही इसे डिस्कस किया था। प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल सिस्टम की बात की जा रही है कि कौन सा बेस्ट वे में डिस्क्राइब करता है। तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कहा था कि प्रेसिडेंट का भी चुनाव हो रहा है और ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। डिफरेंट तरीके से डिफरेंट वीडियोज़ में हमने इसे कवर किया है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो जाता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम के तहत ये क्या आता है, जिसे हम लोग बोलते हैं PR सिस्टम और सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। मैंने आपको ये पूरा समझाया हुआ है कि किस तरह से नाम दिया जाता है, उसके बाद उसमें प्रायोरिटी चुनी जाती है। तो अगर आपने सिर्फ मेरे PYQs वीडियो ही किए होंगे तो काफ़ी सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। याद रखिएगा, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में लोकसभा के जो मेंबर्स हैं उनका चुनाव होता है। अगला सवाल देखिए मनी बिल पर पूछा गया और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि मनी बिल
बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाल ही में मैंने वीडियो बनाई थी, आई थिंक CAPF की जब एनालिसिस की थी मैंने, तो उस टाइम पे मैंने बहुत ही डिटेल में मनी बिल को कवर किया था और सारे क्वेश्चन मनी बिल से आए हुए कवर किए थे। यहाँ पे तो ईजी क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन टफ भी पूछा जा सकता था। क्या पूछा जा रहा है, देखिए मनी बिल को काउंसिल ऑफ स्टेट में नहीं इंट्रोड्यूस किया जा सकता। काउंसिल ऑफ स्टेट का मतलब राज्यसभा होता है, और हमें ये पता होना चाहिए कि मनी बिल जो है वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया आता है सिर्फ और सिर्फ। तो ये बात तो सही है। दूसरा देखिए, काउंसिल ऑफ स्टेट हैज़ नो पावर टू रिजेक्ट और अमेंड द मनी बिल, ये बात भी बिल्कुल सही है। देखिए ये रीज़न भी मैंने आपको बताया था कि ऐसा क्यों होता है, लोकसभा को ज़्यादा पावर क्यों दी गई है राज्यसभा के मुकाबले मनी बिल को लेके। इसके पीछे का रीज़न मैंने आपको ये बताया था कि लोकसभा के जो मेंबर होते हैं वो जनता के द्वारा डायरेक्टली चुने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे का रीज़न ये रखा गया हो कि जो मनी बिल है, जो जनता के पैसे हैं, उसे किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए, ये जनता के प्रतिनिधि बेटर वे में कर पाएंगे। इस वजह से इसके पीछे का रीज़न ये था। देखिए लॉजिकली आप जब सोच के चलेंगे तो काफ़ी आसान हो जाएगा आपके लिए ये करना। तो काउंसिल ऑफ स्टेट को रिजेक्ट करने की पावर नहीं होती है। स्पीकर लोकसभा सोल और फाइनल पावर होते हैं, और देखिए ये कोर्ट में भी चैलेंज नहीं किया सकता। इसकी भी मैंने बात की थी कि जो लोकसभा के पावर स्पीकर है उनके पास फाइनल अथॉरिटी होगी मनी बिल को लेके, कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं, इसे डिसाइड करने का पावर होगा लोकसभा स्पीकर के पास। तो ये तीनों बातें सही है। चौथा देखिए, काउंसिल ऑफ स्टेट हैज़ नो पावर टू डिस्कस द मनी बिल, गलत बात है। डिस्कस क्यों नहीं करेंगे, डिस्कस करेंगे, सुझाव देंगे। अगर वो सुझाव पसंद आता है लोकसभा को तो 14 दिनों के भीतर, हालांकि 14 दिन का ही टाइम दिया जाएगा, उसके भीतर अगर वो चाहे तो उन सुझाव को मान सकते हैं। अगर उनका ना मन करे लोकसभा के मेंबर्स का, तो वो बिना उन सुझाव को माने भी आगे बढ़ सकते हैं राष्ट्रपति के एसेंट के लिए। ये इजी क्वेश्चन है, बहुत बार अगेन एग्जाम के अंदर पूछा गया है, बट उन PYQs को मैं नहीं कवर करूंगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने मनी बिल से आए हुए सारे PYQs कवर कर दिए हैं। तो देखिए, जब मैं आपको कहता हूं आपको होलिस्टिक लर्निंग लेनी है, इस क्वेश्चन पेपर से आपको क्या सीखने को मिला कि बहुत सारे क्वेश्चंस PYQs के रिपीट होते हैं, बट आपको तरीका पता होना चाहिए कि रिवर्स इंजीनियरिंग कैसे करनी है। एक क्वेश्चन जब आप करते हैं तो पूरी की पूरी टॉपिक आपको अच्छे से करनी है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और बाकी सब्जेक्ट की भी इसी तरह से एनालिसिस करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।